मार्वल के किसी पैरेलल यूनिवर्सरी की बात करें तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। भगत सिंह अगर ना होते तो क्या होता? 1920 तक कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का उदय नहीं हुआ था। बागडोर गांधी और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं के हाथ में थी। कांग्रेस पार्टी में मॉडरेट धड़े का प्रभुत्व हुआ करता था, जो डोमिनियन रूल की बात करता, वैसा ही जैसा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को मिला हुआ था। ऑल इंडिया होम रूल लीग और मुस्लिम लीग भी डोमिनियन स्टेटस की बात कर रही थी। तो फिर वो चेन ऑफ इवेंट्स क्या थे जिनसे डोमिनियन रूल की मांग पूर्ण स्वराज की मांग में तब्दील हो गई, और भगत सिंह कैसे इस मांग के पुरोधा साबित हुए? आइए बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी हुई भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 17 नवंबर है और आज की तारीख का संबंध है एक हत्या से। काकोरी कांड के बाद अधिकतर क्रांतिकारियों को जेल या फांसी दे दी गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग तब मुख्य धारा में प्रवेश नहीं हुई थी और भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद नए सिरे से क्रांतिकारियों को संगठित करने में जुटे थे। 1928 में भारत में स्वायत्तता की मांग पर ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन का गठन किया। साइमन कमीशन का काम था भारत के राजनीतिक हालात का जायजा लेना और उसकी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पेश करना। कांग्रेस और बाकी भारतीय राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध किया। कारण ये कि साइमन कमीशन के 7 सदस्यों में से एक भी भारतीय नहीं था। 30 अक्टूबर 1928 के दिन साइमन कमीशन के सदस्य लाहौर पहुंचे। रेलवे स्टेशन में लोगों की भीड़ उमड़ी विरोध प्रदर्शन के लिए। ये लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए साइमन गो बैक का नारा लगा रहे थे। प्रदर्शन को लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय। जेम्स स्कॉट उस समय लाहौर पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे। उसने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया। स्कॉट ने खुद लाला लाजपत राय के सर पर डंडे बरसाए। लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए। इसके बावजूद उन्होंने वहां मौजूद सभा को संबोधित करते हुए कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। आज ही के दिन यानी कि 17 नवंबर 1928 को लाजपत राय का निधन हो गया। लाहौर में, वो शहर जो 1880 से उनका घर था, जहां गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में लॉ की पढ़ाई करने के लिए कभी उन्होंने दाखिला लिया था, डॉक्टर ने उनकी मृत्यु की वजह हार्ट अटैक बताई, लेकिन असली वजह कुछ और ही थी। लाहौर रेलवे स्टेशन पर स्कॉट के बरसाए डंडों ने उन्हें गंभीर रूप से घायल किया था और यही उनकी मौत की बड़ी वजह बनी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब यह मुद्दा उठा तो ब्रिटिश सरकार ने पुलिस के रोल की बात को खारिज कर दिया। जब लाला जी पर हमला हुआ, भगत सिंह भी वहीं मौजूद थे। लाला लाजपत राय की मौत से क्रांतिकारियों में गुस्सा भर गया। यूं तो भगत सिंह और लाला लाजपत राय के विचारों में जमीन आसमान का अंतर था। लाला जी आर्य समाज के सदस्य थे, जबकि भगत खुद को नास्तिक बताते थे। मतभेदों के बावजूद भगत सिंह और उनके साथियों को लगा कि देश के इतने बड़े नेता की हत्या का बदला जरूर लिया जाना चाहिए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद समेत कई क्रांतिकारियों ने मिलकर जेम्स स्कॉट को मारकर लाला जी की मौत का बदला लेने का फैसला किया। इसके लिए 17 दिसंबर 1928 का दिन तय किया गया, लेकिन ऐन मौके पर निशानदेही में थोड़ी सी चूक हो गई। स्कॉट की जगह असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन पी सैंडर्स क्रांतिकारियों का निशाना बन गए। सैंडर्स जब लाहौर के पुलिस हेडक्वार्टर से निकल रहे थे, तभी भगत सिंह और राजगुरु ने उन पर गोली चला दी। ये घटना सिर्फ बदला लेने के लिए ही नहीं अंजाम दी गई थी। क्रांतिकारियों की मंशा थी कि उनका संदेश लोगों तक पहुंचे ताकि क्रांति की अलख जगाई जा सके। लेकिन इस घटना का वैसा असर नहीं हुआ जैसी क्रांतिकारियों को अपेक्षा थी। सभी बड़े नेताओं और लीडर्स ने इस घटना की निंदा की। जनता में भी इस घटना को लेकर ज्यादा हमदर्दी नहीं थी। क्रांतिकारियों ने एक संगठन बनाया हुआ था, नौजवान भारत सभा। उसकी मीटिंग में आने वाले लोगों की संख्या भी घट चुकी थी। यहां तक कि लाला लाजपत राय द्वारा शुरू किए गए अखबार द पीपल ने भी इस घटना को डेस्परेट एक्शन का नाम दिया। भगत सिंह और उनके साथियों ने तब सोचा कि लोगों में क्रांति की चेतना जगाने के लिए इससे कहीं साहसी कदम उठाना होगा। एक ऐसा कदम जो बहरी अंग्रेज सरकार को सुनने पर मजबूर कर देगा।
अंग्रेज सरकार 2 नए बिल ला रही थी, पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। बिल के आने से क्रांतिकारियों के दमन की तैयारी थी। ये अप्रैल 1929 का वक्त था। तय हुआ कि असेंबली में बम फेंका जाएगा, किसी की जान लेने के लिए नहीं, बस सरकार और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। प्लानिंग के दौरान भगत सिंह ने कहा कि सिर्फ बम फेंकने से काम नहीं चलेगा, गिरफ्तारी देनी भी जरूरी है। उनका तर्क था कि सरकार इसे एक और आतंकी घटना का रूप देगी, इसलिए जरूरी है कि वो अपनी गिरफ्तारी दे और कोर्ट के जरिए अपनी बात सभी लोगों तक पहुंचाए। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह इस काम के लिए चुने गए। 8 अप्रैल 1929 को जब दिल्ली की असेंबली में बिल पर बहस चल रही थी, तभी असेंबली के उस हिस्से में जहां कोई नहीं बैठा हुआ था, वहां उन दोनों ने बम फेंककर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ये घटना भी राजनेताओं के निशाने पर आई। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि अब ये देश को चुनना है कि वो गांधी के दिखाए रास्ते पर चलते हैं या क्रांतिकारियों के। 12 जून 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को इस मामले में सजा सुनाई गई। फैसले के बाद दोनों को लाहौर ले जाया गया। ट्रेन के लाहौर पहुंचने से कुछ स्टेशन पहले भगत को बटुकेश्वर से मिलने दिया गया। वहां भगत और बटुकेश्वर के बीच आगे की प्लानिंग हुई। भगत सिंह ने बटुकेश्वर से कहा कि जेल पहुंचते ही भूख हड़ताल शुरू कर दें। असल में वो चाहते थे कि सरकार उनके साथ राजनीतिक बंदियों की तरह बर्ताव करे, जेल की स्थितियां बेहतर करे, कैदियों को अच्छा खाना मुहैया कराए, कैदियों की सेहत का भी ख्याल रखा जाए, जिसको जो किताब चाहिए हो उसे वो किताब उपलब्ध कराई जाए। मगर सरकार ने इनमें से किसी भी मांग को मानने से इनकार कर दिया था। उसी के विरोध में भूख हड़ताल की प्लानिंग की गई थी। दोनों ने 14 जून 1929 को यह अनशन शुरू किया था। जेल में हुई अनशन का नतीजा था कि भगत सिंह और बाकी साथियों के साथ जनता की हमदर्दी जुड़ी। रातों रात भगत सिंह पब्लिक में हीरो बन गए। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद जतिन दा की मृत्यु हुई तो क्रांतिकारियों का नाम घर घर पहुंच गया। भगत सिंह तब महात्मा गांधी के बराबर पॉपुलर हो चुके थे। इसी दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस भी परिवर्तन से गुजर रही थी। संगठन से नेताजी बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर उभरे। दोनों पक्के राष्ट्रवादी थे और पुराने कांग्रेस के नेताओं की मुखालफत किया करते थे। डोमिनियन रूल की मांग को लेकर नेहरू गांधी के कहने पर समर्थन कर रहे थे, लेकिन जब लाहौर जेल में क्रांतिकारियों ने भूख हड़ताल शुरू की तो युवा लोगों में कांग्रेस का प्रभाव घटने लगा। जवाहरलाल नेहरू भी भगत सिंह से मिलने गए। कांग्रेस के बुलेटिन में भगत सिंह और उनके साथियों का डिफेंस स्टेटमेंट छापा गया, वो भी तब जब गांधी ने इसकी निंदा की थी। भगत सिंह और क्रांतिकारियों के बढ़ते रुतबे को देखते हुए कांग्रेस को अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना पड़ा। नेहरू डोमिनियन रूल के खिलाफ खुलकर बोलने लगे। मद्रास और अमृतसर में दिए भाषणों में उन्होंने पूर्ण स्वराज की बात की। नेताजी बोस भी पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। दोनों तब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे, लेकिन दोनों का तरीका और विचार अलग था। संगठन में दोनों के उभार का जुलाई 1928 को भगत सिंह का एक लेख कीर्ति नामक अखबार में छपा, जिसमें वो पंजाब के नौजवानों को नेहरू को फॉलो करने की बात कहते हैं। राहुल फाउंडेशन की किताब भगत सिंह और उनके साथियों के संपूर्ण उपलब्ध दस्तावेज में इस लेख को छापा गया है, जिसके अनुवाद का एक हिस्सा आज तक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस लेख में सुभाष चंद्र बोस के लिए भगत सिंह लिखते हैं, वे बहुत भावुक बंगाली है। उन्होंने अपने भाषण में एक बार फिर वेदों की ओर लौट चलने की बात की। ये एक छायावाद है और कोरी भावुकता है। साथ ही उन्हें पुरातन युग पर बहुत विश्वास है। वे प्रत्येक बात में अपने पुरातन युग की महानता देखते हैं। इसी लेख में भगत सिंह जवाहरलाल नेहरू के लिए लिखते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के विचार इससे बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने अपने एक संबोधन में कहा कि प्रत्येक नौजवान को विद्रोह करना चाहिए, राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र में भी। मुझे ऐसे व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है जो आकर कहे कि फला बात कुरान में लिखी हुई है। कोई बात जो अपनी समझदारी की परख में सही साबित ना हो, उसे चाहे वेद कहें या फिर पुराण, नहीं माननी चाहिए। ये एक युगांतकारी के विचार हैं और सुभाष के विचार एक राज परिवर्तनकारी के हैं। एक के विचार में पुरानी चीजें बहुत अच्छी हैं और दूसरे के विचार में उनके विरुद्ध विद्रोह कर देना सही है। एक को भावुक कहा जाता है और एक को युगांतकारी और विद्रोही। लेख में आगे भगत सिंह पंजाब के नौजवानों से कहते हैं
इस समय पंजाब को मानसिक भोजन की सख्त जरूरत है और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से ही मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंधे पैरोकार बन जाए, लेकिन जहां तक विचारों का संबंध है वहां इस समय पंजाबी नौजवानों को उनके साथ लगना चाहिए ताकि वे इनकलाब के वास्तविक अर्थ, हिंदुस्तान में इनकलाब की आवश्यकता और दुनिया में इनकलाब का स्थान क्या है आदि के बारे में जान सके। भगत सिंह के कॉल पर नौजवान जनता में नेहरू का कद ऊंचा हुआ। कांग्रेस की धारा में भी परिवर्तन हुआ। 28 सितंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इसके सिर्फ 2 महीने बाद नए साल की संध्या में रावी के किनारे तिरंगा लहराया गया। कांग्रेस अब पूर्ण स्वराज के नारे के साथ आगे बढ़ रही थी। भगत सिंह का ही प्रभाव था कि देश का राजनीतिक परिदृश्य बदला, जिसे देखते हुए कांग्रेस में भी बदलाव हुआ और पूर्ण स्वराज की मांग मुख्य धारा से जुड़ पाई। आपके लिए एपिसोड लिखा था हमारे साथी कमल ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।